रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है डिक्ट्रॉइन ऑफ लैशेस। ये इक्विटीज से लिया गया, लॉ ऑफ इक्विटी से। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्सिम्स के जो होते थे ना, पहले ये इसलिए इन्होंने डिसाइड किए होते थे इन लोगों ने, कॉमन लॉ के फॉलोअर्स ने, कि पहले कोई भी रिटन फॉर्मेट में कानून नहीं था होता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि चलें जी अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिटन के लॉज है ना उनके मुताबिक हम चलते हैं। तो फिर अब उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर लिया। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो अपनी डेली लाइफ में वो क्या करने लगे, यूज़ करने लगे। अब जो डिक्ट्रॉइन ऑफ लैशेस है ना, वो भी यहाँ पे हम देखने लगे हैं कि उसके अंदर क्या होता है। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि इसका मतलब है कि कानूनी हक का इस्तेमाल में गैर ज़रूरी तख़ीर करना, जिसकी वजह से अदालत इंसाफ फराहम करने से इनकार कर सकती है। ठीक है, ये मकसद है डिक्ट्रॉइन ऑफ लैशेस का, कि बंदा जो है वो जानबूझ के जो है वो कोर्ट के टाइम को ना ज़ाया करे। मतलब अगर कोई शख्स अपने हक के लिए अदालत जाने में बहुत ज़्यादा देर कर देगा या इससे तख़ीर में दूसरे फरीक को नुकसान या हो सकता है, तो इसको हम डिक्ट्रॉइन ऑफ लैशेस कहते हैं। ठीक है, अदालत उसे रिलीफ देने से इनकार कर देगी। मिसाल के तौर पे अगर ए कई साल तक खामोश रहता है और अदालत से ए इसकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रहा है, लेकिन क्या है कि बी को मालूम हो जाता है वो अपने हक़ का इस्तेमाल में गैर ज़रूरी तख़ीर की है, तो इसलिए इंसाफ एक से रजू नहीं करता। ए आगे कहता है कि भाई ये गलत है, ये इसने बी ने जो है ना जानबूझ के रजू नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं डिक्ट्रॉइन ऑफ लैशेस एन इक्विटेबल प्रिंसिपल विच प्रोवाइड दैट पर्सन हु अनरीजनेबली डिले इन फोर्सिंग द इनलीगल और इक्विटेबल राइट्स में बी डिनाइड रिलीफ। यानी जो पर्सन जानबूझ के जो है वो लीगल राइट से, इक्विटेबल रिलीफ से इनकार करता है या जानबूझ के तखीरी करता है, उसको फिर कानून राइट नहीं देता। कानून तो कहता है कि लॉ हेल्प दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट, यानी जो पर्सन विजिलेंट ही नहीं है कानून उसकी मदद क्यों करेगा। ठीक है, विजिलेंट की मदद की जाती है, उसको रिलीफ दिया जाता है। इक्विटी असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, यानी इक्विटी उसकी मदद करता है जो विजिलेंट है। अब हम इसके मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में है कि लैशेस जो है ना अनरीजनेबल डिले से बचाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अगर आप देखो ना तो लैशेस मीन्स एन अनरीजनेबली डिले इन असर्टिंग अ लीगल राइट रिजल्टिंग टू प्रिजुडाइज टू अनदर, यानी इसमें जो अनरीजनेबली डिले हुआ है ना उसको क्या है कि रोकना होता है ताकि कोई पर्सन गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो लॉ को वायोलेशन ना करे। रेलिवेंट प्रोविजन, अगर हम रेलिवेंट प्रिंसिपल इसका बताएं तो डिक्ट्रॉइन ऑफ लैशेस इज जज मेड इक्विटेबल डिक्ट्रॉइन, यानी जजेस की तरफ से ये बनाया गया प्रिंसिपल ऑन इक्विटेबल लॉज पे। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बट इज अप्लाइड बाय द कोर्ट वाइल एक्सरसाइज इक्विटेबल एंड डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन। ठीक है, पर्टिकुलरली इन केस इन्वॉल्विंग जक्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ। यानी ये कहता है कि ये सिर्फ जो रेमेडी है ना ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के केसेस में नहीं अप्लाई होती कि आपने इतनी देर के अंदर अंदर केसेस को फाइल करना है या इतनी इतनी देर में आपने फाइल करना है, बल्कि ये जज के डिस्क्रिशन पे है। जितने भी केसेस इन्वॉल्व है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलेटेड है या जो है वो मतलब कोई भी मैटर आ जाता है स्पेसिफिक परफॉर्म इंजेक्शन का, तो उस पर तो फिल 4 एक्शन लेना पड़ता है। तो कोर्ट कहते हैं कि आप टाइमली आओ। ठीक है, अगर आप टाइमली नहीं आते तो आप कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मैक्सिम ऑन विच द डिक्ट्रॉइन इज बेस्ड, ये मैक्सिम किस डिक्ट्रॉइन पे बेस करता है? जो ये डिक्ट्रॉइन ऑफ लैशेस है ये कौन सा रूल है, ये हम देखने लगे कौन कौन सा ये मैक्सिम पे बेस करता है। इक्विटी एड्स इन द विजिलेंट नॉट दोज हु स्लीप ऑन देयर राइट्स, यानी इक्विटी उसकी मदद करता है, कानून उसकी मदद करता है जो कि अपने हकूक़ के बारे में क्या है कि विजिलेंट है। ठीक है, जो अपने हकूक़ के बारे में जानता है, नॉट दी इंडोलेंट। ठीक है, जो सोया हुआ है अपने हकूक़ पे उसकी कोर्ट जो है ना कानून जो है वो मदद नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इंसाफ, मसावात, अदालत और मनसफाना असूल जो है ना वो तभी पूरी होंगे जब एक पर्सन कोर्ट तक आएगा। अगर वो सोया रहा है तो हमें तो ना पता कि एक बंदे के साथ घर में क्या हो रहा है, जब वो कोर्ट में आएगा तो उसको रिलीफ दिया जाएगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल मैक्सिम अंडरलाइंग द डिक्ट्रॉइन। इट मीन्स दैट अ पर्सन हु इज़ डिलिजेंट इन प्रोटेक्टिंग द राइट विल रिसीव द असिस्टेंस ऑफ कोर्ट, यानी वो विजिलेंट है, वो कोर्ट तक आ सकता है तो कोर्ट उसको असिस्टेंस देगी। वेयर एज जबकि वन हु रिमेन्स इनएक्टिव फॉर अनरीजनेबल पीरियड में लॉस द राइट्स टू इक्विटेबल रिलीफ, यानी वो लॉस हो जाएगा, उसका राइट ये खो जाएगा। कोर्ट कहता है कि विद इन टाइम आओ। ठीक है, एट अ स्पॉट आओ। डिले डिफेक्ट्स इक्विटी। द मैक्सिम मीन्स दैट अननेसेसरी एंड अनएक्सप्लेन्ड डिले इन अप्रोचिंग द कोर्ट मे डिफेक्ट अ पर्सनस क्लेम स्पेशली वेयर सच डिले हैज़ कॉज प्रिजुडाइज टू अपोजिट पार्टी, यानी डिले डिफेक्टिविटी का मतलब है कि टाइमली आओ भी कोर्ट में जब आपके अगेंस्ट जो है वो
केस आया है तो आपने आप उसी टाइम कोर्ट में हाज़िर होना है। अगर आप डिले करोगे तो कोर्ट आपको फिर उसके लिए जो है वो रिलीफ नहीं ग्रांट करके देगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें समझ आ गई कि ये दोनों मैगज़म जहाँ पे भी आएंगे ना वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैशेस इन दोनों मैगज़म में आता है। अब हमने इन दोनों मैगज़म को लहदा भी पढ़ना है, ठीक है। जब भी हम कोई मैगज़म लिखेंगे उसको हमने अच्छी तरह से तैयार करना है, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, बैकग्राउंड, हर चीज़ को डिटेल में हमने लिखना है। अब हम इसके ना एसेंशियल्स को देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैशेस के जो एसेंशियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। अनरीजनेबल डिले, सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैशेस ये कहता है कि जो डिले है ना वो गैर ज़रूरी हो, उसका कोई वजह हाथ ना बनती हो, बंदा बीमार ना हो, बल्कि वो यहाँ आउट ऑफ कंट्री ना हो, बल्कि वो जानबूझ के जो है वो बहाना लगा रहा है। द डिले शुड बी सच दैट रीजनेबल पर्सन वुड हैव एक्टेड अर्लियर, यानी डिले ये है कि वो मतलब जानबूझ के जो है वो डिले कर रहा है, उसको पता है और जानबूझ के वो ऐसा कर रहा है। नॉलेज ऑफ द राइट, द क्लेमेंट मस्ट बी हैव बीन अवेयर or reasonable expected to be aware the existence of his legal or equitable right fail to enforce it, यानी उसको पता था कि मेरा ये लीगल राइट बनता है, इक्विटेबल राइट बनता है, उसके बावजूद वो कोर्ट में नहीं आया। प्रिजुडाइज टू द अपोजिट पार्टी, द डिले मस्ट हैव कॉयल प्रिजुडाइज, यानी दूसरी पार्टी को जानबूझ के तंग करने के लिए, उसके राइट को जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट ये काम किया जा रहा है, ठीक है, जानबदारी के साथ या हक तलफी करने के लिए, तो हार्डशिप और डिसएडवांटेज के लिए डिफेंडेंट की। इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ चेंज हिज पोजीशन बिकॉज ऑफ डिले द कोर्ट में रिफ्यूज़ रिलीफ, यानी अगर डिफेंडेंट जो है वो अपनी पोजीशन ही बदल देता है, ठीक है, डिले की वजह ही नहीं मतलब वो डिले की वजह से, तो फिर कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगी कि हम भी आपको ये नहीं दे सकते, क्योंकि उससे डिफेंडेंट का हक तलफ होगा, उसकी नुकसान होगा। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि वाकई जो फैक्ट्स है ना वो मौजूद हैं केस के अंदर, वाकई इस पर्सन का असली जेन्युइन नुकसान हुआ है, तो कोर्ट ऐसे पर्सन को फिर क्या है कि एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि कोर्ट उसको ग्रांट कर सकती है, मतलब अगर वो लेट भी हो गया फिर भी उसके बावजूद कोर्ट जो है ना उसको ये रिलीफ ग्रांट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिशन के बाद इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन, क्या असरात है इस डॉक्ट्राइन के वो देखते हैं। वेयर द कोर्ट फाइंड दैट द क्लेमेंट हैज़ बीन गिल्टी ऑफ फ्लैशेस इट में रिफ्यूज़ इक्विटेबल रेमेडीज़, यानी कोर्ट को जब लगता है ना कि क्लेमेंट जो है वो खुद गलती पर है, ठीक है, खुद जानबूझ के वो तखीर कर रहा है, तो कोर्ट फिर जो है उसको ग्रांट करने से ला मतलब कानून या उसके राइट, तो उसको फिर जो है वो नहीं ग्रांट करेगी कोर्ट कहेगी कि भाई ये खुद ही मतलब जो है वो इसी तरह से आया है, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आगे चलते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है ना ये मतलब हो सकती है इट में भी रिफ्यूज़ इक्विटेबल रेमेडीज़, किन किन केसेस में इक्विटेबल रेमेडीज़ को इंक्लूड कर सकती है, सच एज इंजेक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिक्लेरेशन और अदर डिस्क्रिशनरी रिलीफ, यानी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस होते हैं, दावा तकमील मुख्तस का, ठीक है, उसको भी उसी वक्त जो है वो परफॉर्म करना होता है, तो जो मतलब ये होता है स्पेसिफिक डिक्लेरेशन का वो भी उसी वक्त होना होता है। एंड अदर डिस्क्रिशनरी रिलीफ इवन दो द क्लेम में नॉट बी बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी जो कानून जो है ना वो बाढ़ है कानून के तहत, ठीक है, मतलब कानून ने बाढ़ लगाई हुई है और अदरवाइज मतलब जानबूझ के बंदा तखीर कर रहा है। लिमिटेशन एक्ट में बता दिया जाता है कि आप एक जो सूट है ना वो इतनी देर के अंदर अंदर कर सकते हैं, अगर वो टाइम बाढ़ जानबूझ के बंदे ने गुजारा तो फिर उसके लिए वो पूछा जाएगा। इलिस्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन, मतलब ये हो गया इलिस्ट्रेशन है, ए नोज डैट, ए जानता है डैट बी हैज़ अनलॉफुली ऑक्यूपाइड हिज लैंड, के बी ने गैर ज़रूरी तौर पे उसकी ज़मीन पे कब्जा किया है, बट टेक्स नो लीगल एक्शन फॉर मैनी ईयर्स, लेकिन कई सालों से उसने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड बी कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन द प्रॉपर्टी, बी क्या करता है इस घर बना लेता है और उस पर कब्जा करके रहना शुरू होता है। इसको मैं सिंपल बता देती हूँ, और बाद में जाके वो कोर्ट से रिलीफ मांगेगा तो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैशेस की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो है वो टाइम गुजार दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैशेस एन इंपॉर्टेंट इक्विटेबल प्रिंसिपल डैट डिस्करेज अननेसेसरी डिले, ठीक है, इन सीकिंग जस्टिस, ये कंक्लूजन है कि मतलब अननेसेसरी डिले से जो है वो आपको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, ये चीज़ है। आगे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या है, इलेक्शन ये होता है
कि जी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्विटेबल प्रिंसिपल दैट अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सेम ट्रांजेक्शन एट सेम टाइम, यानी सेम ट्रांजेक्शन को एट अ सेम टाइम वो जो है ना वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। वेयर अ पर्सन रिसीव अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट ही मस्ट आल्सो एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, यानी एक पर्सन को उससे फ़ायदा हो रहा है ना तो वो क्या करेगा कि वो उसको इक्विटेबल रेमेडी भी बताएगा कि जो उसकी मतलब जिम्मेदारी है उनको भी पूरा करेगा। द डिक्टाइन प्रोमोट फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंस इन लीगल ट्रांजेक्शन, यानी एक पर्सन के ऊपर जो उसने कहा कि आपका राइट पूरा करने के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है, अब एग्रीमेंट के अंदर जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है वो भी कहा जाता है कि आपने पूरा करना है। इक्विटेबल मैक्सिम क्या है? द डिक्टाइन ऑफ इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इक्विटेबल मैक्सिम, क्यू अप्रोबेट नॉन री रेप्रोबेट, यानी अ पर्सन हु एक्सेप्ट अप्रोचेज कैन नॉट रिजेक्ट द सेम ट्रांजेक्शन, यानी पर्सन जो क्या है कि कोई जो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है ना और उसका मतलब क्या है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकता उसकी ट्रांजेक्शन को भी, ठीक है। ये चीज़ है कि उसी चीज़ में जो उसका फ़ायदा हो रहा है उसको भी वो एक्सेप्ट करेगा। ही हु एक्सेप्ट द बेनिफिट मस्ट आल्सो बियर द बर्डन, यानी जो पर्सन एडवांटेज हासिल कर रहा है उस पर जो उसकी ऑब्लिगेशन होगी उनको वो मानेगा। एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडिडेस, इसका मतलब है पर्सन मेकिंग कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स शुड नॉट बी हियर्ड, यानी एक पर्सन कोई तजाद पाया जा रहा है ना उसके बयान में तो वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। मीनिंग द वर्ड इलेक्शन मीन्स चूजिंग बिटवीन टू इनकन्सिस्टेंट अल्टरनेटिव राइट्स, यानी दो राइट दिए गए हैं उनमें से एक को चूज़ करना। वेयर अ पर्सन इज गिविंग बेनिफिट अंडर अ डॉक्यूमेंट, एक पर्सन को अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि वो क्या है कि उसका अल्टरनेटिव राइट भी उसको मिलेगा, या अल्टरनेटिव राइट में कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एंड द सेम डॉक्यूमेंट अटेम्प्ट टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट ही मस्ट इलेक्ट ईदर टू कंफर्म द ट्रांसफर एंड रिटेन द बेनिफिट, यानी फिर वो क्या करेगा कि अगर उसी प्रॉपर्टी में यह लिखा गया है कि इसको बेनिफिट भी मिलेगा और इसको प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र करनी है तो फिर वो इनमें से एक को एक्सेप्ट करेगा कि बेनिफिट लेना है या प्रॉपर्टी रखनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है कि यानी जब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो फिर क्या है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी मतलब उसके एसेंशियल को भी देखेगा कि उसने उसके एसेंशियल को भी देखना है, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है और आपने ये फिर इसके अंदर जो है ना वो बता देना कि फिर उसको जो है वो फ़ायदा भी होना चाहिए, ये आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन प्रोवाइड दैट वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र, यानी अब एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं है लेकिन वो क्या करता है कि उसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो वो एंड पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्म अ बेनिफिट, उससे उसको फ़ायदा भी हो रहा है तो फिर दोनों में से वो एक एक्सेप्ट कर लेगा। आगे चलते हैं बेनिफिट टू द ट्रू ऑनर, द सेम ट्रांजेक्शन मस्ट कन्फर्म अ बेनिफिट अपॉन द ट्रू ऑनर, ठीक है, ये चीज़ है। बोथ द ट्रांसफ़र एंड द बेनिफिट मस्ट अराइज फ्रॉम द सेम इंस्ट्रूमेंट, यानी जैसे कोई भी एग्रीमेंट होता है उसमें एक बंदे को फ़ायदा हो रहा होता है, दूसरे बंदे को जो है वो क्या है कि पैसे पे करने होते हैं, एक ने प्रॉपर्टी हासिल करनी होती है, दूसरे ने उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना था, ये चीज़ होती है। चॉइस बाय द ट्रू ऑनर, यानी वो चॉइस है उसकी, आया वो बेनिफिट ले या फिर क्या करे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। सेम ट्रांजेक्शन, यानी एक ही ट्रांजेक्शन उसकी होगी, ठीक है। बेनिफिट मस्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ वन एंड सेम ट्रांजेक्शन इफ़ दे अराइज फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शन द डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई, मतलब वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद इफेक्ट नहीं हम करेंगे, सेम ट्रांजेक्शन आपने याद रखना है कि एक ही ट्रांजेक्शन में ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जिसमें उसने बता दिया कि इफेक्ट ऑफ इलेक्शन, इफ़ द ट्रू ऑनर एक्सेप्ट द बेनिफिट, अगर ट्रू ऑनर जो है वो एक्सेप्ट करता है बेनिफिट को, ही इज़ डीम्ड टू हैव बीन कन्फाइंड टू ट्रांसफ़र, मतलब वो फिर कन्फर्म्ड करेगा कि वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफ़र भी करेगा एंड, ठीक है, ये चीज़ इसमें बता दें। उसके बाद अपने इलस्ट्रेशन पे चले जाना है, ठीक है। ए हु ओन्स प्रॉपर्टी एक्स प्रोपोर्ट टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी वाई, ए जो है ना मतलब ओन्स करता है प्रॉपर्टी को तो वो सोचता है कि वो वाई को ट्रांसफ़र कर दे विच एक्चुअली बिलोंग टू बी, जो जिसका तल्लक बी से है और सी से है। इन द सेम डीड ए गिव 10 लाख टू बी, इसी डीड
इनमें ए क्या करता है कि वो 10 लाख रुपए बी को दे देता है। बी मस्ट मेक एन इलेक्शन, बी फिर इलेक्शन करेगा। इफ़ बी एक्सेप्ट द 10 लाख ही कन्फर्म द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाई टू सी। इफ़ बी रिजेक्ट द ट्रांसफ़र ही मस्ट रिटर्न और फॉर गो द बेनिफिट ऑफ रुपीज़ 10 लाख। यानी या तो वो उनको जो है ना वो बी और सी के वाई के हिसाब से जो है वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि तीनों एक साइड पे हैं, तो तीनों को जो है वो क्या है कि वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फिर उनके हिसाब पे देखेगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या फ़ायदा लूं या मैं इसको एक्सेप्ट करूं, ठीक है। दोनों में से एक